बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 16 में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मसल को एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है उसको डिस्कस किया था, और उसमें हम लोगों ने लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन और उसकी डिसोल्यूशन इन द मसल्स को डिस्कस किया था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर देखेंगे कि हमारे मसल्स के साथ क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, या हमारे मसल के साथ ऐसा क्या हो सकता है कि वो नॉर्मल फंक्शंस की बजाय एबनॉर्मल फंक्शंस करना शुरू कर दें। राइट, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव प्रिपेयर्ड द बोर्ड बायोलॉजी सेकेंड ईयर chapter number 16 and we're going to start lecture number 17 disorders of the muscles। लेकिन याद रखना है ये कॉन्टिन्यूटी है प्रीवियस लेक्चर की, क्योंकि मसल फटीग का ताल्लुक बेसिकली प्रीवियस टॉपिक के साथ ही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मसल फटीग? मीन्स इनएबिलिटी ऑफ द मसल to carry out the process of contraction and relaxation is called as muscle fatigue। right, अब देखेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर मसल फटीग की पहली बात है कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिम्टम्स ये हैं कि एक पर्सन अगर अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, और अगर वो रिलैक्स करना चाह रहा है तो रिलैक्स नहीं हो रहा, बल्कि उसको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, दर्द हो रही है। सो इट इज़ एन एकिंग कंडीशन ऑफ द मसल। एक का मतलब दर्द, तो जब आपके मसल्स में दर्द शुरू हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपका मसल फटीग हो गया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपसे ये बात की थी कि आप लोगों के मसल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बैटरी है, एंड दैट वेरी केमिकल बैटरी इज नन अदर देन ATP। राइट, तो जब तक आप लोगों के मसल्स में ATP एम्पल अमाउंट में बनती रहती है, और आपको ये वाली बात भी याद होगी, हमने बोला था कि ATP की एम्पल प्रोडक्शन का ताल्लुक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से था। इफ योर मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज एरोबिक, sufficient amount of oxygen is being supplied to your muscles, it means you are providing ample amount of ATP to the muscles, so muscles will carry out their normal activities, no problem at all। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रेनस एक्सरसाइज में चले गए हैं, आपने बहुत ज़्यादा देर तक काम किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने हाथों को मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहूँ, तो टाइम विल कम व्हेन माय ब्रेकियल मसल्स एंड माय बाइसेप एंड ट्राइसेप विल बिगिन टू फील पेन, एंड दैट वेरी स्टेट इज बेसिकली मसल फटीग। तो ये कब होगा? जब मेरी मसल की ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है और मेरे मसल को सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन कम है। वी कॉल इट एज ऑक्सीजन डेट। हम इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डेट। पढ़ के आए आप लोग चैप्टर नंबर 13 पार्ट 1 में। राइट, तो जब हमारे पास ऑक्सीजन डेट होगी तो जाहिर है कंडीशंस हो जाएंगी एनएरोबिक। अब आप लोगों के मसल्स में डिमांडेड अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जब डिमांडेड अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके मसल को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी दैट वाज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। तो जाहिर है जब पहले वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए तो नए कैसे बनेंगे? आप ज़बरदस्ती उससे काम करवाना चाहेंगे तो जाहिर है आपके मसल्स में पेन होगी। तो पेन एक बहुत बड़ा सिम्टम है। राइट, अब देखना ये है कि इसकी पर्टिकुलर कॉजेज़ क्या क्या हैं। हम इसको 3 डिफरेंट एंगल से व्यू करेंगे। प्रॉब्लम एक ही है कि आखिर हमारे मसल्स में एक ख़ास टाइम के बाद दर्द क्यों शुरू हो जाती है, हमारे मसल क्यों थक जाते हैं, वाई दे फेस फटीग। तो उसमें से जो पहली प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ, और वो क्या थी स्टूडेंट्स? नंबर 1 वाज मोड ऑफ रेस्पिरेशन। मोड ऑफ रेस्पिरेशन कि जब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के मसल एरोबिक रेस्पिरेशन को छोड़ के क्या छोड़ दिया उन्होंने? एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई उन्होंने क्यों छोड़ा ये एरोबिक रेस्पिरेशन? बिकॉज के ऑक्सीजन की क्वांटिटी नॉर्मल से कम है। वी आर फेसिंग अ कंडीशन नोन एज
ऑक्सीजन डेट। तो जब ऑक्सीजन डेट होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे मसल्स एन एरोबिक वे में रेस्पायर करना शुरू कर देंगे। अब इस पर्टिकुलर एन एरोबिक रेस्पिरेशन का ड्रॉबैक क्या है कि इसके रिजल्ट में एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट वेरी बाय प्रोडक्ट इज नथिंग अदर देन लैक्टिक एसिड। तो आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो जब आप लोगों के मसल में लैक्टिक एसिड जमा होगा तो उसकी वजह से आप लोगों को पेन होगी। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? लैक ऑफ एटीपी। लैक ऑफ एटीपी। अगेन ऑल्दो जो कॉज है वो सेम है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कि अगर आप लोगों के पास रेस्पिरेशन एरोबिक हो रही हो तो सफिशिएंट अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशंस कैसी हो गई, ऑक्सीजन डेट वाली, हमारे पास रेस्पिरेशन हो गई एनारोबिक, तो अब डिजायर्ड अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब डिजायर्ड अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी तो मैंने आपसे अभी बोला कि हम क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक नहीं कर सकेंगे, दोबारा से फॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर है हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप लोगों को ये बात भी याद होगा कि हमने ये बात कही थी कि आप लोगों के मसल में जितना लैक्टिक एसिड बनता है, जितना लैक्टिक एसिड बनता है उसका 1/5, उसका 1/5 कहाँ इस्तेमाल होता है? इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय मीन्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वो जो रिमेनिंग 4/5 पॉइंट है, इट विल बी ब्रोकन डाउन बाय मीन्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। उस पर्पज के लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कोरी, CORI, कोरी, और आप इसे कोरी भी कह सकते हैं, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस। इसने प्रॉपर हमें एक साइकिल बताया और जिसमें ये बताया गया कि जो लैक्टिक एसिड आप लोगों की मसल्स में प्रोड्यूस होता है, it will be poured into the blood, and then this blood will carry this particular lactic acid into the liver, and then liver will carry out a reverse process. It will convert lactic acid into pyruvate, and then pyruvate will be converted into glucose, and then glucose will be used to carry out normal aerobic respiration. राइट तो जो पहला 1/5 है ये रेस्पायर होता है एनारोबिकली, और जो उससे एनर्जी जनरेट होती है वो फिर रिमेनिंग 4/5 को एरोबिक वे में रेस्पायर करने में इस्तेमाल होती है। तो ये है हमारे पास एक मेथड, और मैंने आपको बोला था कि अगर आपने अपने आप को हेल्दी रखना है तो फिर अपने मसल्स में से लैक्टिक एसिड को ड्रेन आउट करें। तो ड्रेन आउट करने का एक ही तरीका है हमारे पास, वो ये कि आप अपने मसल में सर्कुलेशन बढ़ाएं। और सर्कुलेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय नॉट कीपिंग अस स्टैटिक बट कीपिंग अस इन मोशन। तो जब आप मोशन में रखेंगे तो ज़्यादा फ्लो ऑफ ब्लड होगा टूवर्ड्स योर मसल, इट विल कैरी मोर लैक्टिक एसिड विद इट and it will carry it to the liver more effectively and quickly. So definitely remaining 4/5 will be you can say broken down. अब देखना ये है कि क्या सिर्फ ये वाली दो चीज़ें मीन्स accumulation of lactic acid एंड लैक ऑफ एटीपी, सिर्फ यही दो अवामिल हैं कि जो मसल को अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के निसार रोक रही हैं? तो आंसर इज नो। एक थर्ड व्यू पॉइंट भी है हमारे पास, और वो थर्ड व्यू पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? कि आप लोगों के नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी थक जाती है। कैसे थक जाती है हमारे स्टूडेंट्स? कॉमन सेंस। इसके लिए आप लोगों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम में आप जाके देखोगे कि सोडियम और पोटासियम आयंस का बहुत बड़ा रोल है। सोडियम एंड पोटासियम आयंस बेसिकली कैरी आउट द एक्साइटेशन ऑफ द नर्व्स। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा नर्वस सिस्टम ही प्रॉपरली हमारे मसल्स को फायर नहीं कर रहा, ट्रिगर नहीं कर रहा, मैसेज नहीं दे रहा, तो भी तो मेरे मसल्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे, जब उनको प्रॉपर स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होता, यानी कि नर्वस सिस्टम सही मैसेजिंग रिले नहीं कर रहा मेरे मस्कुलर सिस्टम को, तो भी मेरा मसल क्या करेगा? फटीग के साइन शो करेगा। तो हम अब 3 डिफरेंट एंगल से देखने के बाद ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पर्सन
मसल फटीग का शिकार उस वक्त होगा, नंबर 1, या तो उसने बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज की होगी, या नंबर 2, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बहुत जमा हो गया और एटीपी कम हो गई। और थर्ड क्या है कि जैसे मैंने बोला था कि मैं बार बार अपने हैंड को क्लोज क्या करूं, खोलूं बंद करूं, खोलूं बंद करूं, खोलूं बंद करूं, तो फिर एक टाइम आएगा कि जब वो वाले आयंस जिसको मैं नाम दिया था आप लोगों के सामने कि उनमें से एक थे पोटासियम आयंस और एक थे मेरे पास क्या, सोडियम आयंस, तो ये वाले जो दो आयंस हैं इनकी इंटरेक्शन से हमारे पास क्या रिले होती है, नर्व का मैसेज रिले होता है। जब ये भी डिप्लीट हो जाएंगे तो भी मेरे मसल को मैसेज सही नहीं आएगा और मेरा मसल सही काम नहीं करेगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि 3 डिफरेंट एंगल से क्या होती है, एब्नॉर्मलिटीज होती हैं कि जो इवेंचुअली मेरे मसल्स को क्या कर देती हैं, फटीग का शिकार कर देती हैं। वन ऑफ देम इज लैक ऑफ एटीपी, अदर वन इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज you can say disorder in nervous system or poor coordination between nervous system and what muscular system। एक बात आपको बतानी है कि जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो आपको ये वाली बात भी पता है हमारे स्टूडेंट्स कि एसिड हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन्स, ठीक है। ऑल दो इट इज अ वीकर एसिड लेकिन इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक प्रोटॉन्स इन द मसल्स। तो जब आप लोगों के पास एच आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके मसल का पीएच भी चेंज हो जाएगा। तो जब हमारे मसल का पीएच चेंज होगा तो एक फोर्थ व्यू पॉइंट ये भी ऐड किया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत सी यू कैन से एंजाइम्स दे कैन नॉट वर्क एट देयर फुल पेस, तो उसकी वजह से भी जाहिर है कि एटीपी की प्रोडक्शन या कंडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स मसल्स ये रिड्यूस हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल के इवेंचुअली मेरे मसल को दर्द करवाएंगी और ये बताएंगी कि नाउ आई एम फेसिंग वियर एंड टीयर। मसल आपको ये चीख चीख के बता रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो गया हूँ मैं, और इस वक्त क्या करो कि मेरे से मजीद काम ना लो। अगर आप इस टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को, तो डेफिनेटली आपके मसल्स ज़्यादा ब्रेक होंगे, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। योर बॉडी इज़ ऑर्गेनिकली डिजाइंड, योर बॉडी हैज़ रिमार्केबल एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ। आप अपने मसल्स को जितना ब्रेक करेंगे उतना ही आप लोगों के मसल ज़्यादा डेवलप भी होंगे, राइट। तो देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आप जितनी ज़्यादा पेन लेंगे आप उतना ही ज़्यादा गेन भी करेंगे। सो नो पेन नो गेन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजीज दैट इज कॉल्ड एज टेटनी। What is tetany? Tetany is basically a jerky response of the muscles that is basically involuntary। तो इसके लिए मैं टेटनी को 2 अल्फाज में आप लोगों को समझा सकता हूँ। उनमें से पहली बात ये है कि ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी कि ये जो काम है ये मैं अपने इरादे से नहीं कर रहा, मेरा मसल खुद ब खुद फड़कना शुरू हो गया, इनवॉलंटरी। और दूसरी मैंने क्या वर्ड यूज किया है, जर्किंग, कि आपके मसल को झटके लगना शुरू हो गए हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसे हम बोलते हैं टेटनी। अब जो टेटनी है स्टूडेंट्स, इसकी क्या कॉज या कॉजेज हो सकती हैं। पहली बात है मेरे पास ये कि टेटनी की जो सबसे बड़ी कॉज है वो है डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, डिक्रीज्ड Ca+2 यानी कि कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इन द ब्लड। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस पाया जाता है इन द टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द बॉय एंड द गर्ल। हमारे यहाँ ख़ासतौर पे गांव में लड़के पर तो बहुत तवज्जो दी जाती है और ख़वातीन या हमारी बेटियों की नरिशमेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। रिजल्ट क्या होता है कि हमारी इन छोटी छोटी बच्चियों के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। इन पर्टिकुलर लड़कियों में या बच्चियों में जब कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो दे विल फेस सम एबनॉर्मल मूवमेंट्स, और उन इलाकों की जहालत क्या बताएगी इन्हें, जिन्हों जिन चमड़ गए। दिस इज लिटरली अ वेरी बैड अप्रोच टू द डिसऑर्डर। और होता क्या है, फिर इनको ला के डिफरेंट किस्म के आमिलों का चढ़ा दिया जाता है जो डेफिनेटली कुछ भी नहीं जानते हैं मेडिकल साइंसेस का, और वो केस को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, यहाँ तक कि उसकी डेथ, बेचारी की डेथ भी हो जाती है। सो कहने का मकसद मेरे पास ये है कि अगर
मूवमेंट्स एबनॉर्मल हो रही हैं और कंट्रोल में नहीं है, तो उसके पीछे कोई जिन चुड़ैल तो शायद हो, लेकिन एक बात तय है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी ज़रूर होगी। तो हम कहना चाह रहे हैं कि डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड इज अ मेन कॉज ऑफ टेटनी। अब अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा है तो इसकी भी तो कोई कॉज होगी। तो इसकी हम इसलिए मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल के रखा हुआ है ताकि आपको बताऊं कि इसकी बहुत सारी कॉज हो सकती है। सबसे पहली कॉज मैं भी बता चुका हूँ कि हम अपनी लड़कों को तो बहुत ज़्यादा घी और शक्कर और दूध और दही खिला पिला रहे होते हैं और बेटी बेचारी को एक चार की थोड़ी सी रोटी खिला रहे होते हैं। इसका मतलब है कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ कैल्शियम पहली कॉज है मेरे पास। डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ कैल्शियम, ये पहली कॉज। बहुत ज़्यादा यू कैन से केसेस में यही कॉज होती है। मेल न्यूट्रिशन, जो आप खा रहे हो वो सही नहीं है, उसमें जो चीज़ें आपको आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड है वो मिल ही रही। खाली पेट भरना ही खाना नहीं होता, हेल्दी खाना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो डिक्रीज इनटेक ऑफ कैल्शियम इज वन थिंग एंड सेकेंड थिंग इज डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास हम खा पी तो सही रहे हैं, लेकिन कैल्शियम मेरी इंटेस्टाइन के थ्रू मेरे ब्लड का पार्ट ही नहीं बन रहा। तो डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ सी ए, ये एक और कॉज है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास कैल्शियम का इंटेक भी ठीक है और वो एब्जॉर्ब भी बिल्कुल सही हो रहा है, तो क्या फिर कोई और कॉज भी हो सकती है? तो आंसर इज यस। इस पर्पस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस डमी को देखें। हम इस डमी की नेक को फोकस कर रहे हैं। इस नेक के अंदर यू कैन फाइंड कि हमने ट्रेकिया के ऊपर एक टेट्रालोब्ड ग्लैंड अटैच किया हुआ है एंड दैट वेरी टेट्रालोब्ड, 4 सिरों वाला जो लोब है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थायराइड। अगर आप इस पर्टिकुलर थायराइड की डॉर्सल साइड पर देखें, मीन पीछे वाली साइड पे देखें, ये आगे नहीं होते, बहुत सी डायग्राम्स आपको मिसगाइड कर रही होती हैं। तो दे आर बेसिकली अटैच्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड, दे आर अटैच्ड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रेकिया। ये वेंट्रल टू ट्रेकिया है, साइड नहीं, वेंट्रल टू ट्रेकिया है एंड डॉर्सल टू थायराइड है। ठीक है, इस पर्टिकुलर 4 पीसेस का या छोटे छोटे से जजीरों का, आइलैंड का नाम हमने क्या रखा हुआ है? पैराथायराइड ग्लैंड। क्यों बोलते हैं पैराथायराइड? क्योंकि थायराइड के ऊपर एम्बेडेड है, ऊपर लगे हुए हैं ये वाले 4 ग्लैंड्स। तो दीज पर्टिकुलर ग्लैंड्स दे आर मेकिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज पैराथायराइड हार्मोन। इसके लिए जब हम पढ़ते थे हमें ये भी हमने पढ़ा कि इसका एक नाम और भी है, पैराथार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन और पैराथार्मोन, इट हैज अ जॉब to what? Carry out absorption of calcium, to monitor the level of calcium in the blood. अब अगर पैराथॉर्मोन मेरी बॉडी में सही है तो सही कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेगा मेरे ब्लड में, लेकिन अगर पैराथॉर्मोन का लेवल कम हो गया तो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो टेटनी है, तो हम इसे सिंपल क्या डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स सही काम नहीं करेंगे तो पैराथॉर्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम मेंटेन करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, तो कैल्शियम लेवल ब्लड में ड्रॉप हो जाएगा। राइट, तो ये एक थर्ड कॉज है। इसकी कॉज आपकी पुअर न्यूट्रिशन, इसकी कॉज एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इसकी कॉज एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स भी हो सकती है। देखना ये है कि आप लोगों के ब्लड में नॉर्मल लेवल कितना है कैल्शियम का, ताकि हम उस मोहतरमा को या उस मोहतरम को अगर ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वी हैव टू मेजर व्हाट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो यहाँ पे कैल्शियम लेवल कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 8.5 मिलीग्राम, 8.5 टू 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये रिलेशन है। इतना कैल्शियम लेवल आपके पास होना चाहिए। अगर आप में कैल्शियम लेवल इससे कम है तो यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज, लुक एट दिस, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है,
और अगर वैल्यू 10 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अनदर डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज हाइपरकैल्सीमिया, राइट। अब अगर मेरे पास 8.5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या है, कैल्शियम है, तो इसमें से कितने परसेंट मेरी बोन में होगा और कितने परसेंट मेरे सेल्स में? तो आंसर है कि अबाउट 90% जो है, 99% सॉरी, वो कहाँ है? वो मेरी बोन्स में जाता है। 99% कैल्शियम मेरी बोन्स में और दांतों में स्टोर होता है। जो रिमेनिंग मेरे पास 1% है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सेल्स में है। तो यू नो वेरी वेल कि अगर मैं किसी सेल की बात करूं तो कैल्शियम का एक फ्रैक्शन सेल के अंदर है और एक सेल के बाहर है। आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है हम इसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नोन एज ECF। और वो वाला फ्लूइड जो सेल के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड और ICF। सिर्फ 1% वो यहां पे लोकेट कर रहा होता है। अब इसमें से भी जो ज्यादा फ्रैक्शन है वो कहाँ है? बाहर। अंदर क्या है? कम। तो हमारे इन पर्टिकुलर सेल्स को देखा जाए तो इनके ऊपर सर्टन आयंस गेटेड चैनल्स लगे हुए हैं जो इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर रहे होते हैं। एबनॉर्मेलिटी इन गेट्स के लेवल पर भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इन पर्टिकुलर कैल्शियम को मेरे सेल के अंदर आना है और मेरे सेल के अंदर आने के बाद मेरे सेल के लिए काम करनी है। अगर आप पूरी बॉडी के सेल्स को देखें तो वो वाले सेल्स जो मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम को स्टोर करते हैं और यूज करते हैं, दे आर योर मसल सेल्स। दे आर योर मसल सेल्स बिकॉज हमने पढ़ा था कि हमारे मसल सेल्स हैं कि जिनकी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स ओबे नहीं किया जाएगा, उसका कहना नहीं माना जाएगा। अगर मैंने उसको ओबे करवाना हो, उसको कहना मनवाना हो, तो फिर डेफिनेटली आई मस्ट सप्लाई कैल्शियम टू द मसल सेल्स। और आप पढ़ लिखे बच्चे, आपको ये वाली बात भी पता है कि हमारे मसल सेल्स में एक स्पेसिफिक किस्म का क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम क्या था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपको याद होगा कि 3 चीजें थी। उनमें से एक नाम मेरे पास क्या था? कैल्शियम ट्यूब्यूल्स। फिर क्या थी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस इसके अंदर क्या थी? T ट्यूब्यूल्स। तो ये वो 3 चीजें थी कि जो बेसिकली कैल्शियम को स्टोर करने और रिलीज करने का काम कर रही थी। क्या क्या था मेरे स्टूडेंट्स? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्स और रेजरवायर एंड देन द T ट्यूब्यूल। तो ये तीनों चीजें क्या बताती? ट्राइड। तो ट्राइड मीन ट्राइका, ये 3 चीजें मिलके कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती हैं मेरे मसल में। तो मसल के अंदर कैल्शियम का स्टोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम स्टोर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके मसल को प्रॉब्लम होगी। प्लस इसके अलावा डिक्रीज्ड कैल्शियम का सबसे बड़ा नुकसान मेरे पास क्या होता है कि अगर कैल्शियम लेवल कम होगा तो डोमिनेट कर जाएंगे पोटासियम आयंस। किस में? डेफिनेटली ICF और ECF में। अगर आप लोगों के ECF और ICF में पोटासियम लेवल ज़्यादा हो गया है तो इसका नुकसान किसको होगा? तो इसका नुकसान होगा आपके नर्वस सिस्टम को। योर नर्वस सिस्टम इट विल ट्रिगर एट एबनॉर्मल रेट। ठीक है, वो खामखाई मैसेज भेजना शुरू कर देगा। हम वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स हो जाता है। हमारे न्यूरॉन्स पोटासियम लेवल के ज़्यादा हो जाने की वजह से, कैल्शियम लेवल के कम हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हाइपर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये हाइपर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स भी क्या करेगी? बार बार कैल्शियम को रिलीज करवाएगी। और आपको पता है कि कैल्शियम आगे ही थोड़ा है और वो चूंकि बार यूज हो रहा है तो और ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी। प्लस बार बार रिलीज होना झटके लगवाएगा मसल्स को। देयरफॉर टेक्निक कंडीशन इज अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी रिएक्शंस, यू कैन से एक्टिविटीज इन द मसल्स। अब देखना ये है कि जो टेटनी है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो आमतौर पे जो टेटनी के सिम्टम है, जैसे मैंने बोला कि वो आमतौर पे जर्किंग ही होती है, जर्किंग होती है, राइट।
बैठे बैठे आपकी कभी आंख का मसल फटकना शुरू कर देगा, कभी ट्राइसेप का मसल फटकना शुरू कर देगा, ठीक है, कभी कभी आपके पेट में कन्वर्जेंस आना शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ व्हाट? टेटनी। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म को डिटेल से बयान कर दिया गया आप लोगों के लिए कि बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम मोटर एंड प्लेट पर मैसेज रिले करेगा, किसके ऊपर आके? हमारे मसल के ऊपर आके। ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर फिर डीपोलराइज करता है या एक्टिवेट कर देता है मेरे मसल की मेम्ब्रेन को, और मेरे मसल की मेम्ब्रेन्स फिर मैसेज को लेके जाती हैं कहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स और टी ट्यूब्यूल्स, मैंने आपसे बोला था कि ये रेजर्वायर है मेरे कैल्शियम का। तो जो ही नर्वस एक्साइटेशन होती है, मेरी मसल की मेम्ब्रेन एक्टिवेट होती है, तो कैल्शियम रिलीज होता है, और कैल्शियम के रिलीज होने के बाद क्या होगा? मेरे पास बन जाएंगी क्रॉस ब्रिजेस। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, राइट? और अगर मैं इन क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ना चाहता हूं तो मुझे चाहिए एटीपी, ठीक है, और अगर मैं इसे दोबारा बनाना चाहता हूं तो मुझे दोबारा क्या चाहिए? कैल्शियम। लेकिन अगर बार बार मेरी नर्व्स एक्साइट हो रही हैं, बार बार मेरी नर्व्स एक्साइट हो रही हैं, तो अभी पहला कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, ऊपर से मजीद कैल्शियम रिलीज हो गया, तो क्या होगा? एक और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बार बार जर्किंग स्टार्ट हो जाती है एबनॉर्मली। दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? टेटनी। अब सवाल ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? तो इलाज इज वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे कि आप लोग पहले इस पर्टिकुलर विक्टिम की जो टेटनी का शिकार है, उससे तो आप ये कोशिश करें कि आप पहले इसका इलाज बिल ग़ज़ा करें। आप इसको हेल्दी फूड दें दैट इज़ वेरी मच रिच इन कैल्शियम, राइट? उसे दूध पीने को दें, उसे दही खाने को दें, उसे बटर वगैरह खाने को दें, राइट? इसके अलावा सब्जियां जिनमें कैल्शियम आयन ज़्यादा होते हैं, तो इससे कोशिश करें कि वो एक यू कैन से हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि 99% न्यूट्रिशनल कॉजेज ही होती, लेकिन अगर उससे ठीक नहीं हो रहा, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उसे कैल्शियम कार्बाइड की CAC की टैबलेट्स भी खिला रहे हैं, फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, देन वी शुड एड्रेस द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। फिर आप उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, फिर आप लोग उसका फॉर एग्जांपल पैराथॉर्मोन टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कि एब्नॉर्मेलिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, और उसको अकॉर्डिंगली डील करेंगे, ना कि हम उसे किसी गलत हाथों में दे दें और केस कहाँ जाके ख़त्म हो? ऑर्गेनिज्म की डेथ पे ख़त्म हो। टेटनी की जो कंडीशंस होती है हमारे स्टूडेंट्स, ये इतनी ज़्यादा वर्स भी हो सकती हैं कि इसके रिज़ल्ट में हमारे बहुत ज़्यादा वाइटल, क्या कहना चाहिए, जो मसल्स हैं, दे मे स्क्वीज परमानेंटली। फॉर एग्जांपल मुमकिन है मेरे फेरिंग्स के, जो मेरे लेरिंग्स के मसल हैं, वो परमानेंटली स्क्वीज हो जाएं, या मेरे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स हैं वो श्रिंक हो जाएं, तो उसकी वजह से मुझे पल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है और मेरी डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू से अबाउट द टेटनी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, और नेक्स्ट डिसऑर्डर मेरे पास क्या है? क्रैम्प। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करने वाले हैं अब क्रैम्प को। अभी हमने जो सारे कसीदे किए वो कैल्शियम के थे, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक और स्टेट को, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रैम्प। इस पर्पस के लिए आप इस वीडियो को देखें। आपको नजर आ रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म का पूरा मसल वो क्या कर रहा है? वो एब्रप्टली कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, उसमें कॉन्ट्रैक्चर तो डेवलप हो गया है, लेकिन अब वो चाहने के बावजूद उसको रिलैक्स नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये होगा कि क्रैम्प भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। सो लुक एट दिस, हम लिख रहे हैं कि इट इज बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्चर। यानी कि अगर आप इसको किसी और वे में कहना चाहें तो यू कैन से कि इनके अंदर क्रॉस ब्रिजेस तो डेवलप हो गए हैं, लेकिन ये वाले क्रॉस ब्रिजेस अब रिलैक्स नहीं हो रहे। आपके ख्याल में एक कॉज तो ये हो सकती है कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करके आया है, तो इस स्ट्रेनस एक्सरसाइज के रिजल्ट में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एटीपी कम हो गई। कॉमन सेंस। मुमकिन है लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका हो, मुमकिन है इसके मसल का इंटरनल पीएच चेंज हो चुका हो,
लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमने भी डिस्कस की थोड़ी देर पहले, कि आपके मसल में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। मुमकिन है जब इस एक्सरसाइज की तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई और इसके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में से ड्रेन आउट हो गए ड्यूरिंग द वर्कआउट प्रोसेस। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कॉज कर सकती हैं? इनवॉलंटरी कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, दिस वेरी स्टेट इज कॉल्ड एज बेसिकली क्रैम्प। अगर हम कंपेयर करें ठंडे इलाकों को और गर्म इलाकों को, तो ठंडे इलाके के लोगों को ये ज़्यादा फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू गर्म इलाके के लोगों को। अगर आप लोग अपने पाकिस्तान की बात करेंगे तो आमतौर पे सर्दियों में लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, शिकायत करते हैं गर्मियों की निस्बत। आगे देखते हैं इसकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है। इसकी ड्यूरेशन हो सकती है हमारे स्टूडेंट्स फ्यू सेकेंड से लेकर ये 1 to 3 मिनट्स तक हो सकती है। तो ये काफ़ी एक पेनफुल किस्म का प्रोसेस है जिसमें कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं और वो मसल को बजाय रिलैक्स करने के मज़ीद स्क्वीज़ कर रही हैं। अकरेंस कहाँ होती है? आमतौर पे ये आप लोगों के काफ मसल्स में होती है। कौन से मसल में स्टूडेंट्स? काफ मसल में, बिकॉज कि ये जितने भी एथलीट्स वगैरह हैं या रनर्स हैं उनके जो मसल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं डेफिनेटली दे आर द काफ मसल, बिकॉज द लिफ्टिंग द वेट, होल वेट ऑफ योर होल बॉडी। सिमिलरली आप लोगों के जो थाई के मसल्स हैं ये भी इसका शिकार हो सकती हैं और आप लोगों के हिप के मसल्स वो भी इसका शिकार हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप के हाथ की मसल ऐसा शिकार नहीं होते। अगर आप 3 घंटे का एक बहुत राइटिंग वाला पेपर करके हटे हैं तो उस वाले केस में भी आपके मसल्स कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है कि आपका कौन सा मसल यूज़ हुआ है। तो जब आपका मसल ज़्यादा यूज़ होगा तो उस वाले केस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ वी वांट टू सी द कॉजेस। तो जो पहली कॉज है वो मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसका पहला कॉज। व्हाट इज द सेकंड कॉज? डिक्रीज्ड concentration ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है और स्वेटिंग के रिजल्ट में पानी भी कम हो गया, ज़ाहिर साथ सॉल्ट्स भी ड्रेन हो गए। और लास्ट चीज़ मेरे पास क्या हो सकती है हमारे स्टूडेंट्स? इट इज़ इरिटेबिलिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। समटाइम ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम आपके मसल में नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम उसके सोर्स ऑफ कंट्रोल पे होती है। यानी कि अगर डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के पास कि एक पर्सन है वो इज सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डाइलोसिस और फ्रॉम द डिस्क स्लिप, या कॉन्टिन्यूसली उसके जो क्या है सियाटिक नर्व है वो कॉन्टिन्यूसली प्रेस हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वाले केस में भी इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये भी एक उसकी बहुत बड़ी कॉज हो सकती है। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग क्रैम्प। तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि आप एक्सरसाइज करें विद इन योर लिमिट्स, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखें, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का शिकार हो गए हैं तो कभी कभी ORS भी लेना चाहिए जो आप लोगों की बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखेगा। और अगर आप सर्दियों के मौसम में इस चीज़ का शिकार है तो इसका एक आसान सा हल यही है कि कीप योर सेल्फ वार्म, आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाएं। Now we want to discuss the last thing, and last thing is tetanus. Really horrifying disorder, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिसऑर्डर है। टेटनस को आप क्रैम्प का, टेटनी का भाई या बहन कह सकते हैं, बिकॉज इसके सिम्टम्स भी टेटनस की तरह से ही होते हैं, क्रैम्प की तरह से होते हैं। लेकिन ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर 2 डिजीजेस? बिकॉज इट हैज़ गॉट अ पैथोलॉजिकल बेस। इसकी पैथोलॉजिकल बेस है, यानी कि इसके पीछे एक पैथोजन है, राइट? और उस पैथोजन का नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लॉस्ट्रीडियम tetani. This Clostridium tetani is the culprit
to cause the disorder that is called as a tetanus. दुआ ये है कि आपको कभी इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का सामना ना करना पड़े। और जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं उनके लोगों को आमतौर पर ये इसका सामना कम करना पड़ता है। और डेवलप्ड नेशन की जो सबसे बड़ी कमाल है वो इनकी तालीम है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जहालत। अगर हम अपनी इस जहाज को छोड़ दें और अपने लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करें तो डे विल कम कि जब हम इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का दुनिया से ही खात्मा कर देंगे। लेकिन हमें सबसे पहले समझना है कि बेसिकली दिस पर्टिकुलर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई ये होता कहाँ है। अक्रेंस इट इज बेसिकली अ सॉइल बोर्न ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर मैं आप लोगों को इसके प्राइमरी होम, प्राइमरी घर की बात बताऊं तो वो बेसिकली क्या है, हॉर्सेस। तो जिन इलाकों में घोड़े ज़्यादा हों या उनका जो वेस्ट है वो सड़कों पे बिखरा रहता हो तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने नहीं कहा कि नॉर्मल सॉइल पे नहीं होता, लेकिन वहाँ पे इसका चांस ज़्यादा होता है। अच्छी बात क्या है हमारे स्टूडेंट्स कि दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज वेरी मच सेंसिटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। लुक एट इट्स शेप, लुक एट इट्स शेप, क्वाइट हॉरिफाइंग। और ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है ये बहुत सेंसिटिव है दो चीज़ों से। नंबर वन, डिहाइड्रेशन, एंड नंबर टू इज हाई टेम्परेचर। जो ये दो कंडीशंस होंगी तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे विल डाई ऑफ। लेकिन अब रिजल्ट ने इनको एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी दी है कि लुक एट दिस कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई कैन मेक स्पोर्स। अब जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इमेज नजर आ रहा है, सॉरी, दैट इज डिपिक्टिंग और शोइंग द स्पोर्स ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। नाउ दीज पर्टिकुलर स्पोर्स दे कैन सर्वाइव फॉर years। जब मैं बात कर रहा हूँ years का मतलब है इट मे बी फॉर 40 years और इवन मोर। अब ये जो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पोर्स हैं ये सॉइल के अंदर, जैसे मैंने बोला, कई सालों जिंदा रह सकते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसका ताल्लुक कील के पाँव में चुभने से है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को इन्फेक्शन हो, अगर आप लोगों को रोड एक्सीडेंट हुआ है और आप लोगों को कोई भी डीप वूंड आ गया, वो किसी वजह से भी हो, तो उस पर्टिकुलर वूंड में ये वाले बैक्टीरिया अगर पेनिट्रेट हो गए हैं तो खुदा ना खासा आपको टेटनस हो सकता है। सवाल ये है कि हम डीप वूंड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आंसर इज कि ये वाला जो बैक्टीरियम है इट इज वेरी मच एक्टिव इन एनाएरोबिक कंडीशंस। इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम एक बात और लिख सकते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो भी ये मर जाएगा। लेकिन अगर ये वाला बैक्टीरिया सॉइल में इसके वो प्रेजेंट है, क्या स्पोर्स प्रेजेंट है, और ये वाला, लुक एट दिस पर्टिकुलर एनिमेशन, आपको नजर आ रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म का जो पाँव है एक कील के ऊपर आ गया। अब सवाल ये है कि क्या कील ने इन्फेक्शन कॉज की है? तो आंसर इज नो। क्या रस्टी कील ने इन्फेक्शन कॉज की है? तो आंसर इज नो। बेसिकली ये वाला जो कील था वो सॉइल के अंदर था, तो जाहिर है सॉइल को आमतौर पे पानी मिलता रहता है तो उस पर रस्ट डेवलप हो जाती है। रस्ट इज नॉट द विक्टिम, रस्ट इज नॉट द कल्प्रेट। कल्प्रेट मेरे पास क्या है? उस पर्टिकुलर रस्टी नेल पे या आम नेल पे लगे हुए क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ये वाले क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, जैसे मैंने बोला कि दे लव एनाएरोबिक कंडीशंस। तो व्हेन वुंड इज डीप, कंडीशंस आर मोर कंड्यूसिव फॉर इट, इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं, तो वो इस डीप कट के अंदर बड़ी आसानी से क्या करता है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ताल्लुक गहराई से है जो कि कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं, कौन सी? एनऑक्सिक और एनाएरोबिक। नाउ द कंडीशंस इज वेरी मच कंड्यूसिव फॉर दिस ऑर्गेनिज्म, इट विल बिगिन टू मल्टीप्लाई। अब देखिए कि हम अगली बात कि जब ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई मेरी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये 2-3 किस्म के टेटनस कॉज कर सकता है। मुमकिन है कि एक लोकलाइज्ड टेटनस कॉज करे।
जब मैं लोकलाइज्ड टेटनस की बात करूँ, उसका मतलब है कि उस एरिया में ही सिर्फ उसका इफेक्ट है, उसका पॉइजन है, राइट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई इज गोइंग टू रिलीज अ न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, लुक एट दिस, कि इसका सबसे बड़ा या फेवरेट साइट ऑफ एक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि ये पर्टिकुलरली उन पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को जाके हिट करेगा कि जो हमारे मसल्स को क्या करती हैं, टारगेट कर रही होती, राइट। तो जब हमारा इजेक्शन खराब होगा तो जाहिर है मेरी मसल की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ऑल टुगेदर डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर तो लोकलाइज्ड है तो जो सारे सिम्टम टेटनस के होंगे, अभी डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, वो लोकलाइज्ड ही रहेंगे, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। आमतौर पे ये वाले बैक्टीरिया अपनी न्यूरोटॉक्सिन को पूरी बॉडी के अंदर फैला देते हैं और हम उसे बोलते हैं कि इट इज़ अ जनरलाइज्ड टेटनस। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो आपके नेक के रीजन के करीब हो, तो फिर जाहिर है लोकलाइज्ड यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, पाँव से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने बोला, यूजुअली इट इज़ जनरलाइज्ड। अगर ये जनरलाइज्ड किस्म का मेरे पास टेटनस है तो आमतौर पे इसके सिम्टम्स का आगाज कहाँ से होगा, बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द नर्व्स, यहाँ से स्टार्ट होता है। आपकी नेक रीजन के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू होते हैं, और इसके फिर करीब 3 ऑर्गन मेरे पास कौन सा है, मुंह के मसल इसके पास आते हैं। तो फिर क्या होगा, मेरे जो जॉस है इनके मसल्स दे विल अंडरगो व्हाट स्क्वीजिंग, स्क्वीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, फंस जाएंगे जगह के ऊपर आके। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉक जॉ। तो लॉक जॉ एक और सिम्टम है इस टेटनस का, यानी कि मसल्स अकड़ना शुरू हो गए। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो आप लोगों को पहले वाले केस में ट्रिज्मस नजर आ रहा है, मींस के इसके जो मसल्स हैं वो लॉक जॉ का शिकार हो गए। और दूसरे वाले केस में लुक एट दिस कि इसके डोर्सल साइड के मसल्स दे हैव अंडरगॉन अ कॉन्ट्रैक्शन, और उसके रिजल्ट में इसको पेन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि अब सिर्फ इसका सर और इसके पाँव ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, बाकी सारे मसल कॉन्टैक्ट करके उसको एक आर्किंग शेप दे रहे हैं, आर्किंग शेप। आप इमेजिन करें कितनी स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगी इस बंदे के अंदर। और तो और माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि इसका न्यूरोटॉक्सिन इतना स्ट्रांग हो, वो इतनी स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन करवाए कि आपकी किसी लॉन्ग बोन को तोड़ दे। मसल्स हैव गॉट यूनिक पावर इवन टू ब्रेक द बोन्स। तो ऐसा सा केस भी हो सकता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को, जिसकी कॉज न्यूरोटॉक्सिन है, जो जनरलाइज होता है, बड़ा सीवियर होता है, इसको ट्रीट करना ऑल टुगेदर बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज के स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये जल्दी से स्पोर बनाने की एबिलिटी रखते हैं अपने गिर्द। तो फिर इसका इलाज क्या है, तो मेरा सजेशन ये है कि आपने ये स्टेटमेंट सुन रखी होगी कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो क्यों ना इलाज से पहले इसकी प्रिवेंशन आपको बताई जाए। तो देखते हैं कि व्हाट इज इट्स प्रिवेंशन। Its prevention is anti-tetanus vaccine. एंटी-टेटनस वैक्सीन, हमारे पास वैक्सीन प्रेजेंट है और हम इस वैक्सीन को लगाना शुरू कर देते हैं बच्चों को 2 माह की उम्र से। 2 माह की उम्र में, 4 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में, 1 साल की उम्र में, फिर 1.5 साल की उम्र में, फिर 2 साल की उम्र में, फिर हम 4 से 6 साल की उम्र में, फिर 12 साल की उम्र में इसके बूस्टिंग शॉट्स देते हैं। इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ का एक ही मकसद है कि हम आप लोगों की बॉडी के अंदर वो फोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। वाई वी वांट टू इंट्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बिकॉज कि ये बहुत लीथल बैक्टीरिया है। अगर ये आपकी बॉडी में इन्वेट कर गया और इन्वेट करने के फौरन बाद किल ना हुआ तो भी इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज। दुनिया में से मीन्स अगेन डेवलप्ड कंट्रीज में से तो ऑल टुगेदर हमने इसे ऑलमोस्ट मैनेज कर दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, एशिया एंड अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में अभी भी ये चूँकि ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं और ऐसी सड़कें भी प्रेजेंट है जहाँ ये प्रीवेल कर सकते हैं और लोगों का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। इन सारी चीज़ों की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी इस डिजीज़ को ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसका इलाज क्या है कि जो ही आप लोगों को कोई डीपर वुंड आए या आप रोड साइड एक्सीडेंट हो तो आप ATS ज़रूर लगवाएं। अगली ATS स्टैंड्स फॉर एंटी टेटनस सीरम, मीन्स एंटी टेटनस वैक्सीन, वो ज़रूर लगवाएं। अब अगली बात मेरे पास यह है कि हम ATS कब लगवाएं।
तो आंसर है मेरे पास कि एक्सीडेंट होने के मैक्सिमम 48 आवर्स से पहले पहले लगवाएं। ज़्यादा बेहतर है कि फ़ौरन लगवाएं, लेकिन अगर 24 आवर गुजर गया तो भी उसे लगवा देना चाहिए, बिकॉज लगवाना ना लगवाने से बेहतर है। लेकिन कितनी ड्यूरेशन के बाद लगाया जाए? मिसाल के तौर पर एक बंदे का एक्सीडेंट आज हुआ है और 2 माह के बाद एक्सीडेंट फिर हो जाता है, तो क्या दोबारा लगवाए? तो आंसर इज नो, नो नीड एट ऑल। ये वाली वैक्सीन अगर आपको सही मिल गई है तो इसका इफेक्ट आप लोगों की बॉडी पे 5 साल तक रहता है। तो अगर आप लोगों का एक्सीडेंट 5 साल से पहले हो रहा है, 3 साल में हो गया, 2 साल में हो गया, 4 साल में हो गया, तो देयर इज नो नीड ऑफ ATS। लेकिन अगर आप एक्सीडेंट 5 साल के बाद हुआ है तो डेफिनेटली यू आर इन नीड ऑफ एन इमीडिएट ATS इंजेक्शन। अल्लाह ताला आप लोगों को इन तमाम किस्म की बीमारियों से बचा के रखे और आप बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारें। जहालत को दूर करने के लिए इल्म का नूर फैलाते रहें, और अगर आप ज़िंदगी में डॉक्टर इंशाल्लाह बन जाएं तो आप लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा डेवलप करें कि ये सबसे बड़ी एक यू कैन से सक्सेस है अपनी ज़िंदगी की। इस दुआ के साथ कि आप अपने इल्म की रोशनी से जहालत के अंधेरे दूर करने में कामयाब हों। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।